नमस्कार। आज हम लोग पॉपुलेशन माइग्रेशन के बारे में जानेंगे, जनसंख्या का प्रवास। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन, जनसंख्या प्रवास या स्थानांतरण का आशय क्या है। तो प्रवास, जैसा कि हम जानते हैं कि जब से मानव इस धरती पर जन्म लिया आदिकाल से, तब से ही मानव प्रवास की तरफ अग्रसर है। प्रवास मानवीय सभ्यता की तरह मानव की एक प्राचीन प्रक्रिया है जो भूपटल पर प्राचीन काल से निरंतर चलती चली आ रही है। प्रवास अपने स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर किया जाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो अन्य दो घटकों में प्रजननता एवं मृत्यु दर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास किसी जनसंख्या के समस्त परिवर्तनों के परिणाम होते हैं जो देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सबों के चलते मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुभाषीय जनांकिकीय शब्दकोश में द यूनाइटेड नेशंस मल्टी लिंगुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी में जो दिया गया है वो ये है कि प्रवास को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। प्रवास एक भौगोलिक गतिशीलता या अस्थानिक गतिशीलता है। भौगोलिक का तात्पर्य प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब ये है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुरूप जो है मानव या प्राणी जगत एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाएंगे। और स्थानिक गतिशीलता जो भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की अनुकूलता होगी वहाँ पर आदमी चला जाएगा या प्राणी जगत चला जाएगा। सामान्यतया इसके फलस्वरूप उत्पत्ति स्थल वाले तथा पहुँच स्थल वाले दोनों क्षेत्रों के आवासों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन क्या होता है कि कल्पना करिए कि एक जगह पर जो है उत्पादन कम हो या बैरन लैंड हो गया हो, या माइग्रेशन के चलते जो है वहाँ पर जो है हाईली डेवलप्ड हो गया हो, तो भी जनता को माइग्रेट कर दिया जाएगा और जनता को वहाँ से भगा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रवास अस्थायी होता है क्योंकि मानव निवास अस्थायी रूप से बदल जाता है। क्लार्क ने कहा है कि प्रवास में पर्याप्त समय के लिए निवास का परिवर्तन सम्मिलित होता है। सामान्य प्रवास की प्रक्रिया कम या अधिक दूरी की गतिशीलता से जुड़ी हो सकती है, जिसके अस्थायी परिणाम निवास के परिणाम के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो कहा गया है वो ये है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास का अस्थायी परिवर्तन सामान्यतया स्थानांतरण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के आंकड़ों में सामान्यतया उस व्यक्ति को प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो किसी दूसरे देश में कम समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए निवास करने की इच्छा जाहिर करता है। तब ये जो है इस प्रकार का जो प्रवास है वो प्रोफेशनल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। H.G.T. त्रिवार्था ने बताया कि प्रजननता व मृत्यु दर की तरह प्रवास किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन संबंधी भौगोलिक विश्लेषण के प्रमुख स्थान रखता है। किसी जनसंख्या या समुदाय अथवा राष्ट्र की जनसंख्या की वृद्धि प्रजननता अथवा जन्मों में वृद्धि के फलस्वरूप होती है, या देश में, समुदाय में या बाहर के आकर जनसंख्या बसने में भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। जैसे आप अपने आसपास के शहरों में देख सकते हैं, चूँकि शहरों में ग्रोथ या शहरों में विकास की संभावना गांव की तुलना में
ज़्यादा होती है, पढ़ाई की, लिखाई की, अन्य सुविधाएं, तो गाँव की जनता माइग्रेट करके शहरों में चली आती है और गांव खाली हो जाते हैं, शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरी ओर देखते हैं किसी राष्ट्र की जनसंख्या की कमी मृत्युओं की संख्या में वृद्धि के कारण फलस्वरूप हो सकती है। उस राष्ट्र की कुछ जनसंख्या अन्य देशों में जाकर रहने लगती है। ऐसा तब होता है जब राष्ट्र की जनसंख्या में कमी हो जाती है। किसी देश या समाज से दूसरे राष्ट्रों या समाजों में जाना बहिर्गमन प्रवास कहलाता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग पूरी दुनिया में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या दुनिया के अन्य देशों में ये सारे लोग माइग्रेट करके गए और ये बहिर्प्रवास कहलाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के कारण प्रवास में जनांकिकीय विश्लेषणों में केंद्रीय स्थान रखता है। बर्कले ने कहा कि सामान्यतया प्रवास जनांकिकी की सामान्य गति को छिन्न भिन्न कर देता है। प्रवास का प्रभाव अति तीव्र गति से हो सकता है। इसके द्वारा कुछ महीनों में करोड़ों व्यक्तियों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे संख्या के वितरण, जनसंख्या के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। एक चीज़ और भी है कि जो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब रूढ़ियों से परे होता है, मॉडर्न होता है, वही माइग्रेट करता है, और जो रूढ़िवादी होता है या जो है पिछड़ी मानसिकता का या जो है घर छोड़ने वाला नहीं होता है, वो माइग्रेट नहीं कर पाता है। डोनाल्ड जे बोग लिखते हैं कि प्रवास शब्द आवास के उन परिवर्तनों के लिए आरक्षित होता है जो किसी व्यक्ति के समुदाय संबंधों को पूर्ण रूपेण परिवर्तन और पुनर्सामंजस्य से संबंधित होता है। प्रवास के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। पहला अंतर्गमन, इमिग्रेशन, IMMIGRATION, और दूसरा है बहिर्गमन, इमिग्रेशन, EMIGRATION। अंतर्गमन, अंतर्गमन किसे कहते हैं? किसी स्थान पर जनसंख्या के किसी अन्य स्थान से आगमन को अंतर्गमन कहते हैं। देश में अन्य देश से आकर बसने वाले प्रवासी नागरिक या आगंतुकों को इमिग्रेंट या आव्रजक नाम दिया जाता है। बहिर्गमन किसे कहते हैं? किसी स्थान से जनसंख्या के किसी अन्य स्थानों पर जाना बहिर्गमन कहलाता है। बहिर्गमन जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में भारी कमी आ जाती है, क्योंकि जनसंख्या उस स्थान से माइग्रेट करके या बहिर्गमन करके दूसरी जगह पर चली जाती है। बहिर्गमन करने वाले व्यक्तियों के बहिर्गंतुक या आवर्जक कहा जाता है। अंतर्गमन तथा बहिर्गमन शब्दों का प्रयोग जनसंख्या के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्थानांतरित होने पर किया जाता है। लेकिन जब जनसंख्या का स्थानांतरण किसी राष्ट्र के अंदर ही संपन्न हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने जनांकिकी शब्दकोश में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। आउट माइग्रेशन, बहिर्देशांतरण, एक देश से के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जनसंख्या को बहिर्देशांतरण कहते हैं। और दूसरे शब्द का प्रयोग किया अंतर देशांतरण, इन माइग्रेशन, एक देश के अंदर किसी स्थान पर या किसी दूसरे स्थान पर जनसंख्या के आने को अंतर देशांतरण की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना में उन व्यक्तियों को ही प्रवास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जो एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जाने लगते हैं, जबकि देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्तियों को देश में विचरणकर्ता मूवर्स की संज्ञा दी जाती है। और जो मतलब एक देश में ही जाके एक राज्य से दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में चले जाते हैं, दे शुड कॉल्ड मूवर्स। संचालक एवं स्थानांतरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेशन एंड माइग्रेशन। सर्कुलेशन, संचलन में अल्प दूरी में ऐसी क्षेत्रीय गतिशीलता को सम्मिलित किया जाता है जो मुख्यतः बार बार चक्रीय प्रवृत्ति की हो, चक्कर काटती हो बार बार, और सभी प्रकार की मानवीय संचलनों में अस्थायी या दीर्घकालिक हेतु आवास परिवर्तन का अभाव हो जाता है।
दूसरे शब्दों में यदि कहें तो दूसरी ओर स्थानांतरण या प्रवास जो होता है मानवीय संचलनों में अस्थायी अथवा दीर्घावधि हेतु आवास परिवर्तन जो होता है सम्मिलित होता है। इस प्रकार सभी प्रकार के क्षेत्रीय संचलनों या गतिशीलता को स्थानांतरण नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? कि स्थानांतरण में एक नगर के अंदर आवास के परिवर्तन, प्रवासी श्रमिकों का मौसमी स्थानांतरण का मतलब ये हो जाएगा कि मौसम के अनुरूप स्थानांतरण, जब रोजगार उनको मिलेगा तब वो स्थानांतरण कर जाएंगे, नहीं तो वो अपने घर पर चले आएंगे। किसी किसी समय में कार्य ज़्यादा मिलता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार्य बिल्कुल ठप हो जाता है। दैट कॉल्ड मौसमी स्थानांतरण। ये तो खास तौर से कृषि में देखने को ज़्यादातर मिलता है। अंतर ग्रामीण आवास परिवर्तन, नगर एवं उपांतों के मध्य दैनिक आवागमन, पर्यटकों की अल्पकालिक एवं अस्थायी गतिशीलता तथा मौसमी पशुपालकों के परिभ्रमण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उक्त सभी जितने भी गतिशीलता के संचालन की श्रेणी में हैं। प्रवास के प्रकार, प्रवास के कई आधारों में विभक्त किया जाता है और इन आधारों में जो सबसे प्रमुख है वो है समय, दूरी, प्रेरक तत्व, क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान रखते हैं। समय के आधार पर प्रवास को दैनिक, मौसमी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। दूरी के आधार पर छोटी दूरी, लंबी दूरी में विभक्त किया जा सकता है। प्रेरक तत्वों में जो मुख्य रूप से आते हैं वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल माइग्रेशंस आते हैं। समय, दूरी और प्रेरक तत्वों के आधार पर किए गए प्रवासों को वर्गीकरण प्रवास प्रतिरूपों के विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चूँकि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, अतः क्षेत्र स्थान के आधार पर किया गया प्रवास वर्गीकरण भूगोल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या की गतिशीलता के आधार पर प्रवास को दो वर्गों में नेशनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक नेशनल माइग्रेशन, दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन। व्हाट इज नेशनल माइग्रेशन? अंतर्राष्ट्रीय में एक राजनैतिक इकाई से किसी एक अन्य राजनैतिक इकाई के प्रवेश किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संबंधित राष्ट्रों की प्रवास की नीतियाँ किस प्रकार की है। जबकि राष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवास में एक राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रवास होता है। आंतरिक प्रवास को चार वर्गों में विभक्त किया जाए: ग्राम से शहर, शहर से ग्राम, ग्राम से ग्राम और शहरों से शहरों की ओर प्रवास को विभक्त किया जाता है। जनांकी दृष्टिकोण से आंतरिक प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये जनांकी प्रवास होते हैं, आंतरिक प्रवास होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये इसमें कोई नियम कानून और शर्त नहीं चलती है, चूँकि ये देश के अंदर ही प्रवास होते हैं। चूँकि आंतरिक प्रवास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की अपेक्षा कानूनी प्रतिबंध बहुत कम होते हैं, इसलिए आंतरिक प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में बहुत अधिक प्रचलित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंतरिक प्रवास में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में अधिक दूरी तय करने को मिलती है। जैसे सन 1939 से 45 की युद्ध में, जापान और चीन के युद्ध में पूर्वी चीन के लाखों की जनसंख्या कई 100 किलोमीटर लंबी यात्रा करके चीन के आंतरिक भागों में जाकर बस गई। किस लिए? युद्ध के चलते। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों पर जाकर बस गए, तब पूर्वी भागों में मूल निवासी लंबी दूरी तय करके संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम की ओर जाकर स्थानांतरित हो गए। तो ये हम देखते हैं कि जब विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, युद्ध की हो, महामारी की हो, सूखा हो, अकाल हो, ये सारी जब परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो पूरी की पूरी जनता माइग्रेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उस स्थान पर जाना ज़्यादा हितकर समझती है जहां से उसके जन धन की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। एच. रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक
ह्यूमन ज्योग्राफी में को 3 भागों में जो है माइग्रेशन को विभक्त किया। अज्ञानता में प्रवास, अनकॉन्शसनेस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का यूज़ किया गया है। ड्रिफ्ट मीन्स प्रवाह। इस प्रकार के प्रवास मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में होते थे, जिससे मनुष्य अज्ञानता के चलते एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करता था। दूसरा कारण ये भी था कि मनुष्य के पास तब उतना ज्ञान नहीं था और मनुष्य पहले जस्ट लाइक एनिमल था, और एनिमल के रूप में जब था वो, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जानवर का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो पेट भरना होता है, और पेट भरने के लिए वो पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहता है और अज्ञानता में ही चलता है और प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करता रहता है। बलपूर्वक हुए प्रवास, इनफोर्स मूवमेंट, विदेशी उपनिवेशों क्षेत्रों से दासों और मजदूरों का प्रवास बलपूर्वक होता था। चूँकि आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियंस, खासतौर से अंग्रेज, पूरी दुनिया में गए और वहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए बलात् दास के रूप में वहाँ के लोगों को उठा ले गए और जो है उनके लोगों को ले आकर अपने यहाँ कृषि का कार्य कराने लगे, और जो है इस तरीके से जो प्रवास हुए उसको बलात् प्रवास कहते हैं। ऐच्छिक प्रवास, वॉल्यूंटरी माइग्रेशंस। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में होने वाले जितने भी समस्त प्रवास हैं वो ऐच्छिक हैं। ऐच्छिक का मतलब ये है कि अपनी इच्छा पर आदमी ये डिपेंड करता है। जैसे मुस्लिम क्षेत्रों में या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अरब में जाना या मुस्लिम कंट्रीज़ में जाना, वीज़ा बनवाना, साल 2 साल 3 साल या 5 साल, या मज़दूरों का माइग्रेट करना कि मज़दूरी के लिए समय 2 साल 4 साल, या मैकेनिक्स का जाना, ये टाइम बाउंड जो होता है पैसा कमाने के लिए, तो वो जाते हैं और ये ऐच्छिक है, वो अपनी इच्छा से जाते हैं। या फिर हाई प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, वैज्ञानिक अपने देश से दूसरे देश में जब माइग्रेट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो मान के चलिए कि ऐच्छिक है। ब्राइड महोदय ने ह्यूमन ज्योग्राफी एंड प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड पैटर्न्स में प्रवास के क्षेत्रों को 2 वर्गों में रखा। पहला, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, विश्व में होने वाले समस्त प्रवासों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में सम्मिलित कर दिया। और दूसरा है इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास। ब्राइडन महोदय ने आंतरिक प्रवास को 4 भागों में विभाजित किया। पहला, अंतर प्रदेशीय, इंटर रीजनल माइग्रेशन। इसमें रीजनल माइग्रेशन जो है, अंतर प्रदेशीय माइग्रेशन में गरीब, पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ असफल औद्योगिक क्षेत्रों से अन्य संपन्न विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गरीब होंगे, पिछड़े होंगे और असफल औद्योगिक क्षेत्रों के लोग होंगे, वो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि रोजी रोजगार और पैसा कमाने के लिए जो है विकसित क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे, अपने जन और धन के सुरक्षात्मक के पहलू के लिए। सामयिक या मौसमी प्रवास, इसमें मौसम के प्रतिकूलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से होने वाले सामयिक और मौसमी प्रवास को सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास, रूरल अर्बन माइग्रेशन में ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार व बेहतर जीवन की तलाश में नगर में माइग्रेशन हो जाते हैं। कार्य के लिए आवागमन, ट्रेवल टू वर्क, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से आप देखते हैं कि गांव से शहर की तरफ डे टू डे, और यदि 100 किलोमीटर तक की दूरी है और ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, तो लोग बनारस से मऊ या मऊ से गोरखपुर जैसी जगह पर बहुत ही आसानी से 100 किलोमीटर की दूरी को तय कर ले जाते हैं। नौकरी करके सुबह आएंगे और शाम को नौकरी करके पुनः अपने
गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। तो ये डेली टू डेली वर्क लाइफ दिखाई देती है। और गाँव से भी आप देखते होंगे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से लोग शहरों में दिन भर काम करते हैं, मिल में, फैक्ट्रीज़ में, दुकानों पर काम करने आते हैं और शाम को काम समाप्त होने के बाद अपने घरों को पुनः वापस हो जाते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहली बात ये है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो लोगों को किन किन क्षेत्रों में विचरण करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, लोग किन क्षेत्रों में विचरण किया करते हैं, इस संदर्भ में स्थानों, दशाओं को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रवास को प्रभावित करने के जो कारक हैं, वह है स्थान, समय व परिस्थिति के अनुसार कोई भी तत्व प्रभावित होता है, तो कभी कभी दूसरा भी। प्रवास को प्रभावित करने वाली चीज़ों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, जो मैं बराबर बताता रहता हूँ, आकर्षण या प्रत्याकर्षण या विकर्षण या निष्कासक कारक। तो आकर्षण के जो कारक हैं, प्रवास के प्रकार, समय के आधार पर जो प्रवास होता है वो होता है दीर्घकालिक, लघुकालिक, अस्थाई, अस्थाई और मौसमी। दूरी के आधार पर लंबी दूरी का हो सकता है, छोटी दूरी का हो सकता है। प्रेरणा का आधार क्या होता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। क्षेत्र के आधार पर क्या हो सकता है, अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्रांतीय, स्थानीय, ग्राम से नगर, ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर से ग्राम और नगर से नगर में प्रवास हो सकते हैं। इतने प्रकार के प्रवास हमें देखने को मिलते हैं। क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने के जो प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवास बेहतर जीवन इच्छा रखने के कारण होता है। और प्रवास के कारकों को निम्न प्रकार से सम्मिलित किया जाता है। वो क्या है कि अपेक्षाकृत रोजगार के अधिक अवसर शहरों में उपलब्ध होते हैं, अधिक वेतन, अधिक आय के अवसर होते हैं, स्वास्थ्य, आवास तथा तकनीकी प्रशिक्षण की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन्नत जीवन स्तर होता है, उच्च शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के अधिकतम अवसर देखने को मिलते हैं, धार्मिक राजनीतिक अलगाव न होना, अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता होना। राजनीतिक स्थिरता होने का मतलब ये है कि राजनीति जब अस्थिर हो जाएगी तो गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। जो अगर शांत है तो हर तरीके की चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और मानव विकास के लिए अपार संभावनाएं रहेंगी। वैज्ञानिक व आधुनिक सांस्कृतिक परंपराओं का होना, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा व न्याय का भी होना। गाँव की तुलना में शहर में अगर देखा जाए तो आज भी बहुत कुछ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गांव आज भी गांव ही है और गांव के लोगों की मानसिकता आज भी अगर देखेंगे तो जैसे पहले थी वैसे ही आज दिखाई देती है, तब तक जब तक कि गांव के लोग पढ़े लिखे और समझदार नहीं हो जाते हैं। प्रत्याकर्षण, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर कोई भी चीज़ तभी अपने पास से भगाती है जब वो चीज़ नहीं होती है उसके पास, या दूसरी चीज़ महत्वाकांक्षा। यदि हम महत्वाकांक्षी हो जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारी पाने की इच्छा हो जाए तो निश्चित तौर पर हम अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। किसी क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति की कमी होना, प्राकृतिक संसाधनों का समाप्त हो जाना या अत्यधिक जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या को अन्यत्र क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य कर देती है। जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी शेयरिंग जो आएगी वो कम हो जाएगी। इस संदर्भ में ब्लास महोदय लिखते हैं कि जब मधुमक्खियों का छत्ता पूरी तरीके से भर जाता है तो मधुमक्खियाँ उसे छोड़कर दूसरे स्थानों पर चली जाती हैं। सभी कालों में ऐसा देखने को मिलता है और ये पृथ्वी का इतिहास रहा है कि अगर कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो माइग्रेट कर दूसरी जगह चली जाती है। वो उस जगह के लिए भी, उस जनसंख्या के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या स्थानांतरण के प्रत्याकर्षण कारकों में भी वह सभी कारक सम्मिलित किए जाते हैं जो उत्तम रोजगार के अवसरों का अभाव, क्योंकि रोजगार का अभाव हो जाएगा तो रोजगार की तलाश में वहाँ से छोड़ के भगेगा, कम वेतन मिलना,
आय वृद्धि होना, कम अवसर होना। निश्चित तौर पर वेतन कम होगा, वृद्धि कम होगी, तो वो वहाँ से चला जाएगा अच्छे वेतन की तलाश में और बेहतर स्वास्थ्य, आवास, तकनीकी प्रशिक्षण और सुविधाओं का अभाव, जो कि हमको गांव में देखने को मिलता है, पिछड़ी जगह पर मिलता है। निम्न जीवन स्तर, जब हम दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अच्छी जगह पर चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम अपने जीवन स्तर में कमाते हैं और जीवन में, स्वास्थ्य में, सारी चीज़ों में हम डेवलपमेंट करना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च शिक्षा व आधुनिक शिक्षा के अवसरों का अभाव रहता है। जब हम मॉडर्न जगह पर पहुंच जाएंगे, अच्छी जगह पर पहुंचेंगे, तब ये सारी चीज़ें भी हम प्राप्त करने लगेंगे। धार्मिकता का प्रभाव, राजनीति, अलगाववाद का प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता का होना, कि जहाँ पर पिछड़ापन है, जहाँ पर प्रत्याकर्षण है, गांव है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। परंपरावादी व रूढ़िवादी परंपराओं का प्रभाव, परंपरावादी लोग जो है, रूढ़िवादी लोग, संस्कृतियों के पराभूत लोग जो है, चीज़ों को खड़ा नहीं होने देते और वहाँ पर काम करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। सुरक्षा व न्याय की कमी देखने को मिलती है। रोजगार दशाओं का अत्यधिक कठोर होना पाया जाता है। इसलिए जो है, प्रत्याकर्षण में आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और अध्ययन की सुविधा के लिए जो दृष्टिकोण से प्रवास को 5 कारकों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक। प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, जनसांख्यिकी कारक। पहला प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो जलवायु की कठोरता, विनाशकारी प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, भूस्खलन हो गया, इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके चलते जनता माइग्रेट कर जाती है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला मौसमी प्रवास, जिसे ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं, मानवीय समूहों द्वारा जलवायु की कठोरता से बचने के लिए ही किया जाता है। बड़े से बड़ा समूह जो है, इन प्रवास अपनी कठोरता, जलवायु की कठोरता के बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाता है। समुद्र तटीय भागों में, तूफानी प्रभावित क्षेत्रों में, नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अन्य क्षेत्रों में माइग्रेट कर जाते हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, सैटेलाइट के माध्यम से पहले से ही पता लग जाता है कि अब यहाँ पर भयंकर तूफान आने वाला है, तो 3 दिन 4 दिन पहले ही वहाँ की जनता को वहाँ से माइग्रेट कर दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, पूरी की पूरी जनता जो है, अभी सुनामी, कुछ सालों पहले सुनामी आप देखेंगे तो भारत की कितनी जनता सुनामी में समुद्र के किनारे तबाह हो गई। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ये सारी चीज़ें हम अपनी जनता को बचा पाने में सक्षम हैं। आर्थिक कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नवीन कृषि क्षेत्रों का विकास, नवीन खनिज क्षेत्रों का विकास, रोजगार के अधिक अवसरों की उपलब्धता, आवागमन एवं दूर संचार सुविधाओं का उपलब्ध होना, उद्योगों व व्यापार के विकास की सुविधाओं का विकसित होना जैसे कारक सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व के समस्त प्रवासों में उक्त आर्थिक कारकों का योगदान सर्वाधिक रहा है। 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में बड़ी संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में अस्थायी रूप से जाकर बस जाना प्रवास का जो कारण था, वो आर्थिक भी था। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के लगभग सभी विकासशील राष्ट्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जन संस्थानन के पीछे जो कारण थे वो आर्थिक थे। प्रवास के प्रभावित करने वाले जो आर्थिक कारकों में स्टाउफर का मानना है कि प्रवास दूरी द्वारा प्रभावित न होकर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। स्टाउफर के अनुसार किसी दी गई दूरी पर स्थानांतरित होने वाली जो संख्या होती है, उस स्थान पर उपलब्ध रोजगार अवसरों की संख्या के समानुपाती होती है, जबकि रोजगार अवसरों को
अवरोधित करने वाले कारकों की संख्या में विलोमानुपाती होती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो पिछड़ी जातियां हैं वो धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा कर रही हैं और धर्मांतरण कर रही हैं। इसके पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ा जो कारण है उसमें आर्थिक ही है। अगर किसी देश की राजनीति जो है या कोई देश जो है अपनी जनता को अगर आर्थिक सुरक्षा दे दे तो कोई भी जनता अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में जो है कन्वर्ट नहीं होगी या माइग्रेट नहीं होगी, लेकिन नहीं दे पाती है जिसके चलते जनता माइग्रेट हो जाती है। क्या कारण है? आर्थिक कारण है, आर्थिक उसकी सुरक्षा है, क्योंकि दूसरा जो है रुपया पैसा भी देता है और खर्चा भी देता है, उसे लुभाता है और धर्म परिवर्तन कर जाता है। तो मानव के लिए जीवन जीना जरूरी है, न कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है ये जरूरी है। तो जो राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है वो अपनी जनता को, ह्यूमन पावर को स्ट्रांग बनाता है और हर दृष्टि से उनकी सुरक्षा का भी दायित्व लेता है। सामाजिक कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में रीति रिवाज, धार्मिक, सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क, धर्म प्रचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। 1947 के बाद भारत पाक विभाजन के बाद लाखों व्यक्ति भारत से पाकिस्तान और लाखों व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आकर बस गए। 1948 में यहूदी राष्ट्र इजराइल की स्थापना के बाद प्रति वर्ष हजारों यहूदी विश्व के विभिन्न भागों से आकर इजराइल में आकर बस गए। बौद्ध धर्म व ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास के बहुत जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलते हैं। विभिन्न विकासशील राष्ट्रों से सांस्कृतिक उत्थान के दृष्टिकोण से हजारों लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्रों में जाते हैं और उनमें से कुछ वहीं की नागरिकता लेकर बस जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। राजनीतिक कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरे देशों में आक्रमण, नए देशों में उपनिवेशवाद की स्थापना, अभी चीन भारत को देख लीजिए, बलपूर्वक किए गए जन स्थानांतरण और दूसरे देशों पर विजय, राजनीतिक अस्थिरता के कारणों को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक स्थानांतरण में सबसे नवीन और ताज़ा उदाहरण अगर आप अपने हिंदुस्तान में लें तो टेहरी गांव, जो सुंदरलाल बहुगुणा का गांव था, हमको लगता है कि 2000 से 2003 के बीच में जो है जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में टेहरी गांव में टेहरी डैम बना दिया गया और जो हजारों साल से वहाँ टेहरी गांव में लोग बस रहे थे, उन लोगों को वहाँ से सरकार ने स्थानांतरित कर कहाँ भेज दिया। आज तक वो लोग अस्थायी ज़मीन नहीं पाए और सरकार ने अपने प्लान को इस्टेब्लिश करने के लिए बलात् उनको भगा दिया और वहाँ पर टेहरी डैम विद्युत उत्पादन के लिए जो है खड़ा कर डाला। तो ये एक ताज़ा और उदाहरण है। ऐसे दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास की युद्ध घटनाओं पर दृष्टिपात करने पर पता लगता है कि युद्ध में विजेता हुआ राष्ट्र विजयी की गई भूमि पर कब्जा कर लेता है, अपनी जनसंख्या को बसा देता है। भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर, महमूद गजनवी, बाबर, चंगेज खां, तैमूर लंग आदि ने आक्रमणकारियों के साथ आए हुए बहुत से लोग अस्थायी रूप से भारत में आकर बस गए। वहीं 18वीं 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के मूल निवासियों को बलपूर्वक यूरोपीय लोगों ने खदेड़ दिया। वहाँ अपने नए राष्ट्रों की स्थापना की। सन 1990 में खाड़ी संकट के कारण लाखों विदेशी नागरिक इराक व कुवैत को छोड़कर अपने अपने देशों में वापस चले गए। कुछ राष्ट्र बलपूर्वक जनसंख्या का स्थानांतरण अपने स्वार्थवश करते हैं। भारत से अंग्रेजों ने बलपूर्वक लाखों व्यक्तियों को कूली व मजदूरों के रूप में विदेशों में लगाकर भेजा। अभी आप जो है जितने अभी मॉडर्न इंडियंस जो है इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप
अभी आप जब इनके जो अभी आज बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, अगर इनका इतिहास पता करेंगे तो पता लगेगा कि अंग्रेज़ों ने बलात् इनके पूर्वजों को कूली के रूप में, मज़दूर के रूप में, बंधुआ मज़दूर के रूप में ले जाके अपने देशों में कार्य करवाया। और धीरे 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 पीढ़ियाँ निरंतर मॉडिफाइड होती चली गई और आज के ये सबसे बड़े उद्योगपति बन के वहाँ पर खड़े हो गए। क्योंकि प्रकृति से लगातार संघर्ष करके आदमी एक दिन जो है बहुत मॉडर्न बन जाता है या बहुत ही ज़्यादा होशियार बन जाता है। और जो प्रकृति के साथ लगातार संघर्ष करता है वही विजेता होता है, वही जीतता है और वही आगे तक जाने में सक्षम होता है। और जो हार मान लेता है उसकी मृत्यु उसी क्षण वहीं हो जाती है और वो कहीं कुछ नहीं कर पाता है। इसका बेहतर उदाहरण हमने आपको स्टार वर्ल्ड का पहले दिया हुआ था। जनांकिकी कारक, जनांकिकी कारक में जब हम आते हैं तो प्रभावित करने वाले जनांकीकारों में उच्च मानव भूमि, हाई मैन लैंड रेशियो, जनसंख्या के दबाव में अंतर, रोजगार के कम अवसर, जनसंख्या वृद्धि दर में विभिन्नताएं जैसे कारकों का समावेश किया जाता है। उच्च जनघनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कम जनघनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्रवास को प्रायः प्रोत्साहन मिलता है। भारत के घने बसे राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, देश के विरल राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों में स्थानांतरण होना जनसंख्या घनत्व की भिन्नता का परिणाम देखने को मिलता है। वहीं 18वीं 19वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या स्थानांतरण का एक प्रमुख कारण यह भी था कि यूरोप में उस जनसंख्या का सघन घनत्व था। सामान्यतः सघन घनत्व वाले जनसंख्या क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में भी भारी कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप लेने जा रहे हैं और यदि वहाँ पर वो सामान एक है तो वो मनमाना बेच लेगा, मनमाने दम पर ले लेगा। लेकिन अगर 100 लोग वही सामान रखे हैं तो निश्चित तौर पर ज़बरदस्त कंपटीशन हो जाएगा और कंपटीशन हो जाएगा तो कोई किसी को चीट नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको अपने सामान को बेचना ही उपलब्धता होगी। वो कम से कम मार्जिन पर अपने सामान को बेचना चाहेगा, जहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार रोजगार के अवसरों में भी जहाँ पर सघन जनसंख्या रहेगी तो कोई काम यदि मान लीजिए 500 में कर रहा है और काम न मिलने की स्थिति में कोई 300 पर आकर खड़ा हो गया तो 500 वाले को कोई नहीं लेगा, बल्कि 300 वाले को काम करा कर लेकर चला जाएगा, 500 वाला खड़ा ही रह जाएगा। इसी तरीके से कंपटीशन बढ़ता चला जाता है और दिक्कतें खड़ी होती चली जाती हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर में जो भिन्नताएं प्रवास में प्रभावित करती हैं कि यदि किसी क्षेत्र में पुरुष विशिष्ट जन्म दर कम है तो निश्चित तौर के चलके अन्य क्षेत्रों से पुरुषों का अंतर्गमन होगा। दूसरी ओर यदि किसी क्षेत्र में महिला विशिष्ट जन्म दर अधिक है तो अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का बहिर्गमन हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक मिलती है तो उस क्षेत्र में बहिर्गमन अधिक होगा, अंतर्गमन कम होगा। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम है उस क्षेत्र में अंतर्गमन को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। अंत में प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में थॉमसन व लुईस महोदय ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रवास के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं वो आर्थिक व गैर आर्थिक दोनों ही हो सकते हैं। सामान्यतया आर्थिक प्रवास जो होता है वो स्वैच्छिक होता है और गैर आर्थिक प्रवास जो होता है वो अनैच्छिक होने के साथ साथ अनिवार्य भी होता है। जब कभी व्यक्तियों को धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा अन्य आधार पर परेशान किया जाता है तो वो व्यक्ति इन यातनाओं से बचने के लिए उस स्थान को छोड़ना ही श्रेयस्कर समझता है। लेकिन इन दोनों कारणों में आर्थिक प्रवास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस, नमस्कार।